एक जमीन, छोटी सी जमीन जिस पर सबसे ज्यादा खून बहाया गया। एक ऐसी जगह जहां पैदा होने वाला हर बच्चा आँख खोलते ही खुद को मैदान जंग में पाता है। एक ऐसी जंग में जो इसके बाप ने भी लड़ी और उसके दादा ने भी, बल्कि शायद दादा के दादा ने भी लड़ी। आखिर क्या है इस जमीन में? आखिर क्यों दुनिया की बड़ी ताकतें, बड़े मज़ाहिब यहां आकर टकराते हैं? और आज से नहीं, पिछली सदी से नहीं, बल्कि कई सदियों से ये झगड़ा, ये फसाद, क्या ये सिर्फ मजहब का है, ये मस्जिद का है, हैकल का है, या चर्च का झगड़ा है, या ये जमीन का झगड़ा है, मेरी जमीन तेरी जमीन, या ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो आपको मोटी मोटी किताबों में या टीवी की चीखती स्क्रीनों पर समझाया नहीं जा सकता। आखिर कौन जालिम है और कौन मजलूम? ये सवाल बहुत अहम है। अज़ल से यही सवाल उठता रहा और अब तक पैदा होता रहेगा। हम भी आज इसी सवाल की तलाश में हैं और जवाब के लिए पीछे जाएंगे, बहुत पीछे, और कहानी को वहां से उठाएंगे जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। वो किरदार, वो फैसले, वो वादे, वो धोखे जो आज की जंग की बुनियाद बने हैं। आज हम हटाएंगे वो पर्दे जो तारीख पर और सच्चाई पर डाले गए हैं और आपको ले चलेंगे फलस्तीन की कहानी में। तो रफ्तार को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ चलें इस सरजमीन पर जिसकी दास्तान आज हर कोई सुनना चाहता है। तो कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब आज के कई मुल्क, कई मजहब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन ये सरजमीन फलस्तीन अपनी जगह थी। यहाँ सबसे पहले आए फिलिस्तीन, जिनके नाम पर यह इलाका फलस्तीन कहलाया। उनके बाद आए बनी इसराइल। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमतें यहीं बनी और यरूशलेम में बना फर्स्ट टेंपल। और फिर कहानी आगे बढ़ी। ये टेंपल तबाह हुआ, बनी इसराइल बिखर गए, फिर वापस आए, सेकंड टेंपल बनाया, फिर रूमी आ गए, जिनके दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। यूं मसीहियत ने भी यहीं जन्म लिया। फिर वक्त का पहिया घूमा, मसीही भी उनकी जद में आए और यहूदी भी। उनका सेकंड टेंपल भी तबाह हो गया और यहूदी यहां से निकाल दिए गए। यहाँ तक के 7वीं सदी में हजरत उमर के दौर में फलस्तीन फतह हो गया। यूं फलस्तीन के कैनवस पर तीसरा इब्राहिमी मजहब भी नुमाया हो गया, यानी इस्लाम। यहूदियों के लिए ये जगह इसलिए मुकद्दस थी क्योंकि ये उनकी प्रॉमिस लैंड थी, वो सरजमीन जिसका खुदा ने उनसे वादा किया था। मसीहियों के लिए इसलिए क्योंकि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, और मुसलमानों के लिए इसलिए क्योंकि ये उनका किबला अव्वल है। और यहीं से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर गए, यानी मस्जिद अक्सा भी यहीं है। लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद कई सदियों तक यहाँ मुसलमान, मसीही और यहूदी साथ साथ रहे, लेकिन सिर्फ तब जब हुकूमत मुसलमानों की थी। यहूदी या मसीही दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दुनिया ने देखा कि 11वीं सदी के आखिर में जब यूरोप के मसीही जंगजू यहाँ आए तो क्या हुआ। सलीबी बादशाहों ने सरजमीन मुकद्दस पर मुसलमानों और यहूदियों का वो कत्लेआम किया कि तारीख आज भी शर्मिंदा है, और वो तकरीबन 90 साल तक यरूशलेम पर काबिज रहे, यहाँ तक कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को दोबारा फतह कर लिया। इसके बाद हुकूमतें बदलती गईं। अय्यूबियों के बाद ममलूक आए और फिर सल्तनत उस्मानिया पूरे 400 साल तक यहाँ रही, यानी ये इलाका मुसलसल 780 सालों तक मुसलमानों के पास रहा। ये एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी थी। मुसलमान, मसीही और यहूदी सब सदियों तक यहां साथ रहे। और फिर फलस्तीन से कहीं दूर यूरोप में एक नया फितना बरपा हुआ। यहूदियत का सख्त और इंतहा पसंद वर्जन, जिसका कहना था अ लैंड विदाउट अ पीपल फॉर अ पीपल विदाउट अ लैंड। लेकिन क्या फलस्तीन वाकई खाली सरजमीन थी?
जिसे किसी बेघर कौम का इंतजार हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ लाखों मुसलमान बसते थे, लाखों अरब बसते थे जो खुद को फलस्तीनी कहते थे, अभी से नहीं सदियों से। यहाँ याफा, हैफा, नाबलूस, अल खलील, गजा और यरूशलेम के अलावा उनके कई शहर थे। एक तहजीब थी, एक जीता जागता माशरा। ये इलाका दारुल हुकूमत इस्तांबुल और मदीना के दरमियान हिजाज रेलवे का अहम पार्ट था। लेकिन सहूनियत यही कहती है कि ये लैंड विदाउट पीपल थी, और इस बात को यूरोप ने माना भी। जी हाँ, उसी यूरोप ने जो यहूदियों पर जुल्म ढाने में पहले नंबर पर रहा हमेशा। लेकिन अपने मजालिम के बदले में उन्होंने यहूदियों को अपनी सरजमीन नहीं दी, बल्कि सहूनियों की फरमाइश के ऐन मुताबिक उन्हें दिया मुसलमानों का फलस्तीन। ये 19वीं सदी के आखिर का जमाना था। यूरोप में यहूदियों के खिलाफ नफरत यानी एंटी सेमिटिज्म अपने उरूज पर थी, खास तौर पर मशरिकी यूरोप में। जहां उन पर हमले होते थे उन्हें कमतर समझा जाता था, उन्हें शक की निगाह से देखा जाता था। तब फ्रांस जैसे मुल्क में ड्रेफस अफेयर जैसा वाकया हुआ जिसने यहूदियों को हिलाकर रख दिया, खास तौर पर एक शख्स थियोडोर हर्जल को, जिसने कहा कि जब तक यहूदी पूरी दुनिया में बिखरे रहेंगे, अक़लियत बनकर रहेंगे, उन पर जुल्म होता रहेगा। उन्हें अपना एक घर चाहिए, ऐसी जगह जहां वो अक्सरियत में हो, महफूज हो, अपनी किस्मत के मालिक खुद हो। उन्हें एक नेशनल होम चाहिए। मुतालबा गलत नहीं था, लेकिन एक मिनट, एक मसला था। ये नेशनल होम बनाने का मुतालबा था यूरोप में नहीं, बल्कि फलस्तीन में। ये दावा किस बुनियाद पर किया गया? क्या यहूदी वहां अक्सरियत में थे? नहीं। क्या जमीन उनकी मिल्कियत थी? बिल्कुल नहीं। क्या वहां सदियों से हुकूमत कर रहे थे? हरगिज नहीं। उनका दावा सिर्फ और सिर्फ मजहबी था, ये कि हजारों साल पहले खुदा ने हमें ये प्रॉमिस लैंड दी थी, हमारे टेम्पल्स यहाँ पर थे, इसलिए आज 20वीं सदी में हमें हमारा हक, हमारी सरजमीन वापस दी जाए। कितनी अजीब बात लगती है ना, लेकिन ये हुआ। इस जदीद दौर में जब यूरोप में ये सवाल उठता है कि खुदा है भी या नहीं, मजहब को पर्सनल मामला कहकर हर जगह से निकाल दिया गया। सियासत में तो मजहब का दाखिला बिल्कुल मना था, लेकिन सहूनियों के इस मजहबी मुतालबे को सर पर बैठाया गया। उनके लिए हर उसूल, हर कायदा, हर ज़ाब्ता तोड़ा गया। उनका मजहबी मसला दुनिया का मसला बन गया। यहाँ जरा एक मिनट के लिए सोचें, अगर आज मुसलमान भी यहूदियों की तरह अपनी मजहबी तारीख को बुनियाद बनाकर स्पेन पर अपना हक जताएं, तो वहाँ उन्होंने 800 साल हुकूमत की थी, क्या दुनिया मानेगी? अगर अरब पुर्तगाल या सिसिली या माल्टा या कब्रस पर दावा करें जहां कभी इनका राज था, अगर तुर्क यूनान से लेकर बोस्निया तक, मकदूनिया से लेकर हंगरी तक उन तमाम इलाकों पर हक जताएं जो कभी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे, क्या उनका ये दावा तस्लीम किया जाएगा? कभी नहीं। दुनिया कभी ये तस्लीम नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। ये माजी की बातें हैं, अब दुनिया आगे बढ़ चुकी। नए ज़माने में नई रियलिटीज़ हैं, नए मुल्क हैं, नई सरहदें हैं। आप सिर्फ मजहबी तारीख को बुनियाद बनाकर आज की दुनिया को नहीं बदल सकते। तो सवाल यह है, यहूदियों का तारीखी मजहबी हक फ़लस्तीन पर कैसे तस्लीम कर लिया गया? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये मुनाफिकत क्यों की गई? असल में यही मुनाफिकत ही तारीख है सहूनियत की, यही तारीख है इसराइल की, जिसने नारा लगाया नेशनल होम का, स्टेट का नहीं, यानी हमें रहने को घर चाहिए। रियासत का उस वक्त तो नाम भी नहीं लिया गया, मगर असल मकसद था यहूदियों को फ़लस्तीन में लाकर बसाना, वहाँ ज़मीनें खरीदना, इदारे बनाना और आखिरकार एक यहूदी रियासत कायम करना। और फिर यूरोप से यहूदी ख़ानदान फ़लस्तीन आना शुरू हो गए। पहली हिजरत हुई, फिर हिजरत की दूसरी लहर आई। शुरू में तादाद ज़्यादा नहीं थी, बस चंद हज़ार लोग जिन्होंने यहाँ ज़मीनें खरीदी और बस्तियाँ कायम की। मुकामी लोग हैरत में थे या ला ताल्लुक, सोच रहे होंगे कि ये कौन लोग हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं, इनका मकसद क्या है। और बहुत जल्द उन्हें इस सवाल का जवाब भी मिल गया, एक ऐसी जंग के साथ जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर 1, जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया और फ़लस्तीन का भी। इस जंग में एक तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और सल्तनत उस्मानिया थे, तो दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस।
ये वो जमाना था जब सल्तनत उस्मानिया कमजोर हो चुकी थी। इसे सिक मैन ऑफ यूरोप यानी यूरोप का मर्दे बीमार कहा जाता था। लेकिन यूरोप से बाहर इसका मजबूत असर था। मिडिल ईस्ट पर इसकी हुकूमत थी, लेकिन अब इस इलाके पर बरतानिया की नजरें थीं। उस ब्रिटिश एम्पायर की जिसकी सरहदों में कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। वो मिडिल ईस्ट के वसाइल पर, यहाँ के तिजारती रास्तों पर, यहाँ के सुइस किनाल पर और बहुत सी जगहों पर कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए उसने कई खेल खेले, बहुत ही खतरनाक खेल। पहला था अरबों को सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत पर उकसाना। उन्होंने शरीफ मक्का हुसैन बिन अली से वादा किया कि अगर तुम उस्मानियों के खिलाफ बगावत करो तो हम तुम्हें जंग के बाद एक आज़ाद अरब रियासत बनाने में मदद देंगे। अरबों ने उनके वादों पर एतबार कर लिया और बगावत कर दी। यूं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कैसे, ये आगे चलकर बताऊंगा। अभी जानते हैं बरतानिया के दूसरे खेल के बारे में। एन उस वक्त जब बरतानिया अरबों को आज़ाद अरब रियासत के ख्वाब दिखा रहा था, वो छुप छुप कर फ्रांस के साथ भी एक मुआहिदा कर रहा था, साइकिस-पीको एग्रीमेंट, जिसके मुताबिक उस्मानियों से जो इलाके छीने जाएंगे वो बरतानिया और फ्रांस आपस में बांट लेंगे। इराक, शाम, लबनान और फलस्तीन सब। यानी अरबों की आज़ादी सिर्फ एक धोखा थी। यहाँ बरतानिया ने एक तीसरा खेल भी खेला, सबसे खतरनाक खेल। वो ये कि बरतानिया को जंग के लिए पैसा चाहिए था। ये वो ज़माना था जब सहूनी तहरीक के लीडर बरतानिया में बहुत एक्टिव थे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कायल कर लिया कि अगर बरतानिया फ़लस्तीन में यहूदियों का वतन बनाने की हिमायत कर दे तो दुनिया भर के यहूदी बरतानिया की मदद करेंगे। नवंबर 1917 में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा आर्थर बैलफोर ने ज़ायोनिस्ट फेडरेशन के नाम एक ख़त लिखा। सिर्फ और सिर्फ 67 अल्फाज का एक ख़त, जिसने तारीख का धारा बदल दिया। इस ख़त को कहते हैं बैलफोर डिक्लेरेशन। इसमें लिखा क्या था? ये कि बरतानवी हुकूमत फ़लस्तीन में यहूदी आवाम के लिए एक कौमी घर के क़याम की हिमायत करती है और इस मकसद को हासिल करने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें करेगी। ये थी सहूनियत की सबसे बड़ी कामयाबी। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब अरब अंग्रेज़ फ़ौज के शाना बशाना तुर्कों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। बहरहाल इस खत का एक जुमला ऐसा भी था जिस पर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया या जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। वो ये था, ये वाज़े तौर पर समझा जाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिससे फ़लस्तीन में मौजूद गैर यहूदी कम्युनिटीज़ के शहरी और मजहबी हुकूक को नुकसान पहुँचे। यानी मुसलमान हो या मसीही या किसी भी मजहब या फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले फ़लस्तीनी लोग, इनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। लेकिन कैसे? खुद सोचे, एक छोटी सी सरजमीन जहां 90% से ज्यादा आबादी अरब थी, वहां बाहर से लाकर एक कौमी घर भी बनाना है और पहले से मौजूद लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। ये कैसे मुमकिन था? बिल्कुल नहीं, एक खुला तज़ाद था, बल्कि एक ऐसा बम जिसका टाइम सेट कर दिया गया था और फिर वक्त आने पर यह बम फट पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इख्तिताम सल्तनत उस्मानिया के लिए बहुत बुरा हुआ। अरब जो सल्तनत का हिस्सा थे अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और बगावत कर दी। और अंग्रेज़ों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ये गद्दारों को एक इनाम जरूर देते हैं, धोखा। उन्होंने अरबों के साथ मुआहदे का तो पास नहीं किया, लेकिन फ्रांस के साथ खुफिया एग्रीमेंट अच्छी तरह निभाया। साइकिस-पीको एग्रीमेंट के तहत अरब दुनिया का अहम तरीन हिस्सा इराक से लेकर उर्दन और शाम तक सब आपस में बांट लिए और फलस्तीन आया बरतानिया के कब्जे में। तब अक़वाम मुत्तहिदा तो होती नहीं थी, लीग ऑफ नेशंस के नाम का एक इदारा था जिसने फलस्तीन पर बरतानिया का कंट्रोल माना और उसे जिम्मेदारी दी कि वो फलस्तीन को सेल्फ रूल के लिए तैयार करे। लेकिन बरतानिया के इरादे कुछ और थे। वो इससे 5 साल पहले 1917 में ही खुफिया तौर पर फैसला कर चुकी थी कि फ़लस्तीन में यहूदी रियासत बनेगी। जब जंग ख़त्म हुई तो 1920 में इत्तेहादी मुल्कों की सैन रीमो कॉन्फ्रेंस में बालफोर डिक्लेरेशन को भी ब्रिटिश मैंडेट का हिस्सा बना दिया गया। जी हाँ, अब ये बात खुफिया नहीं रही। अब यहूदी रियासत का क़याम ज़ुबान से कागज़ पर आ गया था और यहीं उसे कागज़ से ज़मीन पर लाने के लिए पहला कदम भी उठा लिया गया।
फलस्तीन के लिए पहले बरतानवी हाई कमिश्नर का तकर्रुर भी हो गया और वो थे हर्बर्ट सैमुअल, मशहूर ज़ायोनिस्ट। अब बरतानिया खुलकर सहूनियों के साथ खड़ा था और अरबों को साफ नजर आ रहा था कि जो कब्र उन्होंने तुर्कों के खिलाफ खोदी थी, अब इसमें उन्हीं को दफनाया जाएगा। अब कौम परस्ती का जज्बा उभरने लगा। फलस्तीनी अरब अपनी शनाख्त और अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे और फिर टकराव हो गया। 1921 में याफा के फसादात से लेकर 1936 में शुरू होने वाली अजीम अरब बगावत तक बहुत कुछ हुआ। बरतानिया ने अरबों की हर उठने वाली तहरीक को कुचला, बहुत ही सख्ती से। ताकत के तवाज़ुन को यहूदियों के हक में बदलने के लिए हर कदम उठाया और फिर 1937 में पील कमीशन बना दिया, जिसने पहली बार फलस्तीन को तकसीम करने का मंसूबा पेश कर दिया। उन्नीस में दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई। एक तरफ दुनिया जल रही थी और दूसरी तरफ एक आग फलस्तीन में भी भड़क रही थी। एक के बाद दूसरी दहशतगर्द इंतहा पसंद सहूनी तंजीम जन्म ले रही थी। हगाना के बाद इरगुन और ईस्टर्न गैंग जैसी मलेशियास सामने आई, जिन्होंने तबाही का दौर शुरू कर दिया और नकबा का आगाज हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया ने हॉलोकॉस्ट भी देखा। नाजी जर्मनी ने यहूदियों पर बदतरीन मजालिम ढाए, लाखों यहूदी कत्ल कर दिए गए, बेघर हो गए, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में बहुत ही हमदर्दी हुई हिमायत मिली। सहूनी चाहते भी यही थे। उन्होंने इस हमदर्दी को कैश कराने के लिए बरतानिया की तरफ देखना शुरू कर दिया। यहाँ होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि यहूदियों पर जुल्म यूरोप में हुआ है, जर्मनों ने किया है, तो सजा भी उन्हीं को मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये सजा दी गई फलस्तीनियों को, जिनका हॉलोकॉस्ट से कोई लेना देना नहीं था। बरतानिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कामयाबी के बाद अपनी कॉलोनी से जान छुड़ा रहा था और उसने फलस्तीन को फेंक दिया नई नवेली अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसकी एक कमेटी ने फलस्तीन का दौरा किया और 1947 में रेजोल्यूशन 181 पेश कर दी। यह था फलस्तीन का द पार्टीशन प्लान, यानी तकसीम का मंसूबा, जिसके मुताबिक फलस्तीन को 3 हिस्सों में काटा जाएगा। एक अरब रियासत, जिसका इलाका तकरीबन 43% होगा। एक यहूदी रियासत, जिसके पास तकरीबन 56% इलाका होगा। जी हां, उस वक्त यहूदी आबादी फलस्तीन की कुल आबादी का 1/3 भी नहीं थी और उनकी मिल्कियत में मौजूद जमीन 10% से भी कम थी, लेकिन उन्हें 56% इलाका दे दिया गया। और तीसरा हिस्सा वो था यरूशलेम, यानी अल-कुद्स, जिसे इंटरनेशनल कंट्रोल में रखने की बात की गई। यहूदी क़यादत ने यह मंसूबा फौरी कबूल कर लिया, जिसके नतीजे में उन्हें एक रियासत मिल गई। भले ही सरहदें अजीबो गरीब अंदाज में बनी हुई थी, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। वो बाद में इन सरहदों को सीधा करने के मिशन पर थे। ये था अरबों के लिए बरतानिया का इनाम। वो जिन्होंने जंग अजीम में अंग्रेजों का साथ दिया, अब अपना बोया हुआ काट रहे थे। इतना बड़ा धोखा सहने के बाद अरब क़यादत ने यह मंसूबा मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था, ये हमारी जमीन है, हम यहाँ सदियों से हैं, अक्सरियत में है। बाहर से आने वाले चंद लोगों को हमारी आधी से ज्यादा जमीन कैसे दी जा सकती है? ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी। लेकिन बात उनकी मजम्मत से कहीं आगे बढ़ चुकी थी और जब बात करने को कुछ ना रहे तो फिर माहौल बदल जाता है। नवंबर 1947 से मई 1948 तक बरतानिया के निकलने से पहले ही टकराव हो गया। सहूनी तैयार बैठे थे। उन्होंने अपने प्लान डेलेट पर अमल करना शुरू कर दिया। टारगेट था ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियों को उनकी जमीनों से निकालकर बाहर करना और इसके लिए सहूनी मलेशियास ने कत्लेआम किए। मर्द, औरतें, बच्चे सब मारे गए। खौफ हिरास फैल गया। लोग जाने बचाकर भागने लगे। फलस्तीनियों की हर चीज पर कब्जा हो गया। उनके घरों पर, उनके मोहल्लों पर, उनके कारखानों, खेतों, बागों, यहां तक कि मस्जिदों और इबादत गाहों पर भी। सहूनी दहशतगर्द तंजीमों ने जो किया वो खुली गुंडागर्दी थी, दिन दहाड़े चोरी थी, डाका था। और ये सिर्फ एक घर पर पड़ने वाला डाका नहीं था।
एक मोहल्ले, एक गांव, एक कस्बे, एक शहर पर नहीं, बल्कि एक पूरे मुल्क पर पड़ने वाला डाका हो। यह फलस्तीनियों का पहला सिस्टमैटिक कत्लेआम था, यह जेनोसाइड था, और ये सब मुहज़्ज़िब दुनिया की आंखों के सामने हो रहा था। और फिर यही दुनिया थी जिसने इस डाके को लीगलाइज किया, लेजिटिमाइज किया। इस नाजुक मरहले पर बरतानिया ने वही किया जो वो हमेशा करता आया है। उसने कह दिया कि हम 15 मई 1948 को यहां से निकल जाएंगे, और फिर 14 मई को आखिरी बरतानवी फौजी के निकलने से एक दिन पहले तेल अवीव में डेविड बिन गौरियान ने इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। Struggle and effort and sacrifice and longing, prayer through the centuries, and finally by the grace of God in reconciliation. कौन सी आजादी? जी हां, एक सरजमीन को कॉलोनाइज करने की आजादी। अगले ही दिन अमेरिका ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, और उसी रोज 15 मई 1948 को 5 अरब मुल्कों मिस्र, उर्दन, शाम, लबनान और इराक ने इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइल इसके लिए पहले से तैयार था। इसे पता था कि यह होना है, और यह भी पता था कि इसे क्या करना है। फर्स्ट अरब इसराइल वॉर में इसराइल ने अरबों की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया। ना सिर्फ अपनी रियासत बचा ली, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो जमीन इसे दी थी, इससे कई ज्यादा इलाके पर कब्जा भी कर लिया। जंग के बाद तकरीबन 78% फलस्तीन पर इसराइल का कब्जा हो चुका था। फलस्तीन में जो अरब रियासत बनना थी वो कभी नहीं बन सकी। किसी को इसकी परवाह भी नहीं थी, अक़वाम मुत्तहिदा को भी नहीं। जो यूरोप का, मगरिब का और बाकी सबका मकसद था इसराइल का बन जाना, वो बन चुका था, बल्कि अपने पहले इम्तिहान में पूरा भी उतर चुका था। अब फलस्तीन का मगरबी हिस्सा उर्दन के कब्जे में था, और गजा की छोटी सी पट्टी मिस्र के कंट्रोल में। यरूशलेम का तारीखी शहर भी बट गया। मगरबी हिस्सा इसराइल के पास और मशरिकी हिस्सा उर्दन के पास। इस जंग से पहले ही फलस्तीनियों का कत्लेआम तो शुरू हो चुका था, और जब जंग खत्म हुई तो तकरीबन 7.5 लाख फलस्तीनी अपने घरों से, अपनी ज़मीनों से महरूम हो चुके थे। ये था फलस्तीनियों की कुल आबादी का तकरीबन 80%। 7.5 लाख लोग अपनी ही सरजमीन पर महाजिर बन गए। आज 75 साल बाद भी इनकी तादाद लाखों में है, और वो अपने राइट ऑफ रिटर्न का मुतालबा करते हैं, लेकिन इसराइल नहीं मानता। 1948 सिर्फ एक जंग नहीं थी, एक ज़लज़ला था, एक तबाही थी। तभी अरब इसे नकबा कहते हैं, यानी तबाही। इस जंग ने एक तरफ एक कौम को जन्म दिया तो दूसरी तरफ एक कौम को तबाह कर दिया। एक ही साल, एक ही ज़मीन, दो बिल्कुल मुख्तलिफ कौमें और बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां। 1950 में इसराइल की पार्लियामेंट ने लॉ ऑफ रिटर्न मंजूर किया, जिसके तहत दुनिया भर में मौजूद हर यहूदी को इसराइल में रहने का हक दिया गया, उस सरजमीन की असल बासियों यानी फलस्तीनियों से यह हक छीन कर। और अरब क्या कर रहे थे? वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, तकदीर के काजी का यह फतवा है अजल से, है जुर्म सईफी की सजा मर्ग मफाजात। तो कमजोरी दिखाने की सजा अरबों को मिली, क्योंकि उन्होंने एक और गलत कदम उठा लिया, फलस्तीन के मसले को अरब मसला बना लिया। वैसे ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि फलस्तीन का मसला शुरू में इतना गर्म था, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा क्यों पड़ता गया? आखिर अरब ताकत कहां गई, वो जज्बा कहां गया? इसका जवाब शायद कड़वा लगे, वो है अरब कौम परस्ती, यानी पैन अरबिज्म, जिसका सबसे बड़ा अलंबरदार था मिस्र का जमाल अब्दुल नासिर। नासिर आया, उसने नारा लगाया, अरब अरब अरब, हम एक कौम है, जुबान की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर। ये नासिर के मानने वाले थे, जिनका कहना था कि मजहब को बीच में मत लाओ, फलस्तीन का मसला कौमियत का मसला है, ये अरबों का मसला है। लेकिन क्या वाकई फलस्तीन अरबों का मसला था कि ये मजहबी मसला नहीं था? नहीं, फलस्तीन की असल हैसियत, इसकी असल ताकत, इसकी मजहबी हैसियत ही है। अल-कुद्स, मस्जिद अक्सा, किबला अव्वल, ये सब फलस्तीनियों का नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। ये तमाम मुसलमानों का मसला था और है। और मुसलमान ही नहीं, यहूदियों को भी देख लें, वो फलस्तीन पर दावा किस बुनियाद पर करते हैं? मजहब की बुनियाद पर।
ईसाइयों के लिए ये जगह क्यों मुकद्दस है? मजहब की बुनियाद पर। यहां तो तेल भी नहीं था कि आलमी ताकतें अपना कब्जा जमाने के लिए कोशिश करती, तो फलस्तीन का मसला अपनी निहात में मजहबी था। इसे अरब मसला बनाकर नासिर और इसके हवारियों ने फलस्तीन कॉज को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मजहबी मसला बनाने का मतलब था इस मसले की डोर मजहबी तबके के हाथ में पकड़ाना, और नासिर समेत कोई भी अरब हुक्मरान ऐसा नहीं चाहता था। मजहबी तबके की जड़ें अवाम में थी, लोग उन्हें दिलो जान से चाहते थे, और दुनिया जमहूरियत की तरफ बढ़ रही थी। और डेमोक्रेसी में अवाम का इंतखाब एक ही होता, मजहबी तबका। तो नासिर ने मजहब के मानने वालों को निशाने पर ले लिया। जो फलस्तीन के लिए लड़ने का जज्बा रखते थे उन्हें खुद कुचल दिया। उन पर बदतरीन क्रैकडाउन किए, हजारों को जेलों में डाला, फांसियां दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इनके अरब कौम परस्ती के एजेंडे को नहीं मानते थे। वो इनकी लेफ्ट विंग की सियासत से इनकार करते थे और कहीं बड़े मकसद की बात करते थे। तो जमाल नासिर की बाएं बाजू की सियासत और अरब दुनिया पर चौधराहट कायम करने की ख्वाहिश ने ना अरबों को कुछ दिया और ना फलस्तीन को कुछ मिला। नतीजा ये निकला कि फलस्तीन का मसला महदूद होता चला गया, मजहबी जज्बे को ठंडा करने से और कमजोर होता चला गया। और जब 1967 आया तो अरब कौम परस्ती के गुब्बारे से हवा भी निकल गई। इसराइल ने सिर्फ 6 दिनों में वो कर दिया जिसने फलस्तीन की बची कुची उम्मीदें भी खत्म कर दी। सिर्फ 6 दिन, एक ऐसी जंग जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। इसराइल फिजाइया ने अचानक हमला करके मिस्र, शाम और उर्दन की एयर फोर्सेस को तबाह कर दिया। इस तरह के उनके जहाज उड़ने भी नहीं पाए और फिर सब कुछ छीन लिया। मिस्र से पूरा जजीरा नुमा सीना और गजा की पट्टी, शाम से जुलान की पहाड़ियां और उर्दन से पूरा मगरबी किनारा, और सबसे बढ़कर यरूशलेम का मशरिकी हिस्सा भी, जिसमें पुराना शहर और तमाम मुकद्दस मकामात भी शामिल थे, मस्जिद अक्सा भी। अब अल-कुद्स इसराइल का था। उसने इसे अपना कैपिटल बना लिया। दुनिया नहीं मानती, लेकिन मानने या ना मानने से क्या होता है? तो ये था अल-नक्सा यानी सेटबैक, एक बहुत बड़ी शिकस्त। इस मर्तबा 4 लाख फलस्तीनी मगरबी किनारे से भी निकाले गए। अब पूरा तारीखी फलस्तीन इसराइली कब्जे में था, और यह है वो कब्जा जिसका जिक्र हम आज बार बार सुनते हैं। वो इलाके जिन पर इसराइल ने 1967 में कब्जा किया था, आज भी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक मकबूजा इलाके कहलाते हैं। लाखों फलस्तीनी जो मगरबी किनारे और गजा में रहते थे, वो भी इसराइल के कब्जे में आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को मकबूजा इलाके खाली करने को कहा, लैंड फॉर पीस का फार्मूला दिया, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हो सका। तो 67 की जंग से क्या हुआ? लाखों फलस्तीनी जो 1948 में महाजिर नहीं थे और मगरबी किनारे और गजा में रह रहे थे, बराह रास्त इसराइली फौजी राज में आ गए। फलस्तीन की नई कौम परस्ती, लेफ्ट विंग की सियासत का मकसद अब 1948 की वापसी नहीं, बल्कि 1967 का कब्जा खत्म कराना बन गया। वो कब्जा जो आज भी जारी है। कब्जा सिर्फ जमीन पर कंट्रोल नहीं होता, ये लोगों की जिंदगियों पर कंट्रोल होता है, उनकी नकलो हरकत पर, उनके काम पर, उनकी इज्जत नफ्स पर। इसराइली फौजी राज में फलस्तीनियों में मायूसी, गुस्सा और बेबसी बढ़ती गई, और 1969 में जब मस्जिद अक्सा में आग लगाने का वाकया पेश आया तो समझे बर्दाश्त की सारी हदें खत्म हो गई। आज़ादी तहरीक फ़लस्तीन PLO ने मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता अपना लिया। इसराइल के अंदर और बाहर हमले होने लगे, ऐसे भी जिन्होंने फ़लस्तीनी कॉज को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचाया। रूस में तैयारा हाईजैकिंग हो या म्यूनिख में ओलंपिक्स में कत्लेआम, मामलात बिगड़ते चले गए। और फिर 1987 आ गया। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को तवक्का तक नहीं थी। मगरबी किनारे और गजा में अचानक एक अवामी बगावत फूट पड़ी। ये थी पहली इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब है झटक कर खड़े हो जाना, यानी शेकिंग ऑफ। ये कोई मुनज़्ज़म फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये आम लोग थे, नौजवान, बच्चे, औरतें जो सड़कों पर निकल आए थे। उनके हथियार भी क्या थे? पत्थर, गुलेले, टायर जलाना, हड़तालें, सिविल नाफरमानी। इसराइल का कब्जा चैलेंज होने लगा, टैंकों के मुकाबला पत्थर से होने लगा। ऐसी तस्वीरें, निहत्थे नौजवानों की इसराइली फौजियों पर पत्थर बरसाने की तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गईं। फलस्तीनी कॉज को एक नया चेहरा मिला और इसराइल पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ने लगा। दुनिया के बदलते हुए माहौल में
जब कोल्ड वॉर खत्म हो रही थी, रूस टूट रहा था, एक नई दुनिया जन्म ले रही थी, तब उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। बल्कि उम्मीद नहीं, भागते चोर की लंगोटी कह लें। वो था 2 रियासती हल, 2 स्टेट सॉल्यूशन, जिसके मुताबिक जालिम बराबर का बल्कि सबसे बड़ा हिस्सा ले चुका है। अब मजलूम को भी हिस्सा मिल सकता है, लेकिन तब जब वो आदाबे गुलामी सीखेगा। तो मुज़ाकरात की मेज सज गई। लेकिन क्या दुश्मन, दिहाइयों से एक दूसरे के दुश्मन, बातचीत से मसला हल कर सकते थे? 1993 में नॉर्वे के शहर ओस्लो में दुनिया ने देखा, कई महीनों की खुफिया बातचीत के बाद एक समझौता तय पाया, द ओस्लो एकर्ड्स। फिर आया वो मंजर, व्हाइट हाउस का लॉन, अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन बीच में और इसराइल के वजीर आजम यत्जाक रॉबिन और चेयरमैन यासिर अराफात एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। एक ऐसा लम्हा जिसे किसी ने तारीखी लम्हा करार दिया, एक नई शुरुआत कहा तो किसी ने अपनी कौम से गद्दारी समझा। क्यों? क्योंकि ये कोई हतमी अमन मुआहिदा नहीं था, बल्कि एक अबूरी समझौता था। मकसद था सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करना। इस मुआहिदे में वादे तो बड़े किए गए, 5 साल के अंदर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी, कुछ मकबूजा इलाकों से इसराइली फ़ौज निकल जाएगी, एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन किसी अहम मसले पर, किसी बड़े मसले पर कोई बात नहीं की गई। यरूशलेम का क्या होगा, महाजरीन, यहूदी बस्तियों, सरहदों और सिक्योरिटी पर क्या किया जाएगा, कुछ नहीं। और इस मुआहिदे को इतना बड़ा बनाकर पेश किया गया कि यासिर अराफात, यत्जाक रॉबिन और इसराइल के वजीर खारजा शामून पेरेस सबको अमन का नोबेल इनाम दे दिया गया। लेकिन ये ख्वाब एक सराप था। ओस्लो मुआहिदा नाकाम हो गया। उसे नाकाम होना ही था क्योंकि इसराइल ने टाइम बाय करना था और उसने किया और अपना काम जारी रखा। उसने एक दिन के लिए भी मकबूजा इलाकों में नई बस्तियां बनाना बंद नहीं की, बल्कि इनकी तादाद और आबादी बढ़ती चली गई। वैसे ये लूला लंगड़ा ओस्लो मुआहिदा तक सहूनियों को पसंद नहीं था। इसराइल का राइट विंग इसके खुलकर खिलाफ था। बेंयामीन नेतन्याहू की पार्टी ने इसके खिलाफ इतना हंगामा खड़ा किया कि नवंबर 1995 में एक शिद्दत पसंद यहूदी ने यत्जाक रॉबिन को ही कत्ल कर दिया। इसराइल का वजीर आजम मार दिया गया अपने ही यहूदियों के हाथों। खामोशी छा गई, डेडलाइन गुजर गई, 5 साल बीत गए, इसराइल ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई मसला हल नहीं हुआ। और फिर 2000 आ गया। कैंप डेविड मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश नाकाम हो गई, तमाम दरवाजे बंद हो गए, दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर नई इंतफादा का आगाज हो गया और इसकी आग भड़काई खुद यहूदियों ने। यह सितंबर 2000 था। इसराइल का अपोजिशन लीडर एरियल शारोन 1000 इसराइली फौजियों के साथ हरम शरीफ पहुंच गया। वो हरम जहां मस्जिद अक्सा वाक़ है। इससे बड़ी इश्तियाल अंगेजी कोई और हो नहीं सकती थी। और अगले ही दिन एक नई और पहले से कई ज्यादा खूनी दूसरी इंतफादा का आगाज हो गया, जिसका नाम था अल अक्सा इंतफादा। और अब बात सिर्फ पत्थरों तक नहीं थी, अब पत्थरों के साथ बंदूकें भी थी और खुदकुश हमले भी। ये इंतफादा तकरीबन 5 साल चली, हजारों जाने गई, ज्यादातर फलस्तीनियों की। इसराइल ने बहुत सख्त फौजी ऑपरेशंस किए, शहरों पर दोबारा कब्जे कर लिए और फिर सबसे कंट्रोवर्शियल काम शुरू कर दिया, मगरबी किनारे के साथ एक लंबी ऊंची कंक्रीट की दीवार बनाने का काम। फलस्तीनियों को काट दिया गया, इनकी जिंदगी मुश्किल तरीन बना दी गई। दुनिया तो बर्लिन वॉल जैसी दीवारें तोड़ रही थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक नई बर्लिन वॉल बन रही थी। और ये दीवार बना रहे थे वो जो खुद इस जुल्म से गुजर चुके थे, जिन्हें यूरोप में गैटोस में रहना पड़ता था, और अब वो खुद दूसरों के लिए वैसे ही गैटोस बना रहे थे। दूसरी इंतफाजा के बाद मंजरनामा बदल चुका था, बल्कि पहले से भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। एरियल शारोन जो अब वजीर आजम था, इसने 2005 में एक यकतरफा फैसला कर लिया, यानी गजा से अपनी सारी फौजें निकाल ली और तमाम यहूदी बस्तियां खत्म कर दी। दुनिया समझी शायद ये अमन की तरफ पहला कदम हो, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका मकसद था गजा को बाकी फलस्तीनियों से काटकर एक अलग मसला बनाना। और फिर यही हुआ। 2006 में जब गजा की आवाम ने इलेक्शन में हमास को मुंतखब किया तो किसी ने इसे कबूल नहीं किया। इसराइल ने भी नहीं, अमेरिका और यूरोप ने भी नहीं, बल्कि खुद
फलस्तीनी अथॉरिटी ने भी नहीं। अब यासिर अराफात की फतह पार्टी और हमास के दरमियान कशमकश शुरू हो गई। 2007 में एक मुख्तसर खाना जंगी के बाद हमास ने अल फतह को गजा से निकाल बाहर किया। नतीजा, बचा कुचा फलस्तीन भी अमलन 2 हिस्सों में बंट गया। गजा हमास के कंट्रोल में और मगरबी किनारा महमूद अब्बास की अल फतह के महदूद कंट्रोल में। हमास का कंट्रोल किसी के लिए अच्छी खबर नहीं थी, इसराइल के लिए भी नहीं तो मिस्र बल्कि किसी अरब मुल्क के लिए भी नहीं। आमरियत और बादशाहत के कब्जे में मौजूद अरब मुल्क किसी ऐसी तंजीम को हुक्मरान नहीं देखना चाहते जो अवाम में जरे रखती हो, जो इलेक्शन के जरिए इक्तदार में आए, क्योंकि इससे इन्हें खतरा महसूस होता है। अवाम में तहरीक जागती है, वो अवाम को जागने नहीं देना चाहते। वो तो आमिर हैं, गाजिब हैं, वो अवाम के तर्जुमान हैं ही नहीं। वो हर उस ताकत को सलाम करने वाले हैं जो उनके कब्जे को, उनकी गिरफ्त को मजबूत करे। और इस रवैये का एंड यही था। वक्त आने पर यही बादशाह, यही आमिर फलस्तीन के मुकाबले में इसराइल का साथ देने लगे, पहले खुफिया और फिर एलानिया। तो इसराइली नहीं, मिस्र ने भी गजा की नाकाबंदी शुरू कर दी और ये ब्लॉकेड आज तकरीबन 17 साल बाद भी जारी है। इस नाकाबंदी के तहत गजा से लोगों को निकलना या अंदर जाना तकरीबन नामुमकिन है। सामान लाने और ले जाने पर सख्त पाबंदियां हैं। तामीराती सामान, दवाइयाँ, बिजली, पानी, हर चीज की किल्लत है। मईशत तबाह है, बेरोजगारी आम है और 20 लाख से ज्यादा लोग इस छोटी सी पट्टी में कैद होकर रह गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन, जिस पर हर कुछ अरसे बाद हमला किया जाता है। 2008, 2012, 2014, 2021 इस जमाने में इसराइल की पॉलिसी बहुत ही हार्ड लाइन हो गई। 2 स्टेट सोल्यूशन तो पूरी तरह दफन हो चुका था, बल्कि अब कॉलोनियल सोच पैदा हो गई थी, जिसके मुताबिक जीने का हक सिर्फ एक कौम को है। A proud Zionist, actually he says a proud Irish American Zionist. तो बेन्यामीन नेतन्याहू के दौर में गजा पर बार बार फौजी ऑपरेशंस हुए, जिसके लिए एक इंतहाई गैर इंसानी और घटिया डम इस्तेमाल की गई, मोइंग द ग्रास, यानी घास की कटाई। एक इंसानी बहरान, पूरी की पूरी आबादी को खत्म करने का काम, और इसराइल इसे घास की कटाई करार देता। ऐसी कटाई जो हर कुछ अरसे बाद जरूरी होती। ये बन गया फलस्तीन के हवाले से इसराइल का नजरिया। वो अब किसी की परवाह नहीं करता। दुनिया का कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, दोस्त मुल्कों की परेशानियां, सबको नजरअंदाज करता है और अब बस एक काम करता है, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा, ताकि अगर कभी कोई 2 स्टेट सोल्यूशन पर अमल करना भी चाहे तो ना कर सके और फलस्तीनी रियासत कभी ना बने। इसराइल सिर्फ एक चीज पर यकीन रखता है, ताकत, और इसकी राह में जो आएगा वो किसी कानून, किसी उसूल की परवाह किए बगैर उसे कुचल देगा। This is a testament to your friendship and support for the Jewish state and the Jewish people. I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. जिस इसराइल को जन्म बरतानिया की बदमाशियों ने दिया, अब वो अमेरिका के आशीर्वाद पर ये सब कुछ कर रहा है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना है, इसराइल की दीदा दिलेरी और बढ़ गई है। ये ट्रंप ही था जिसने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल माना, अमेरिकन एम्बेसी को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल किया, फिर जुलान की पहाड़ियों पर इसराइल का नाजायज़ कब्जा भी माना और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील भी ख़त्म की। यही नहीं, उसके दौर में वो भी हुआ जिसे हम पीठ पे छुरा घोंपना भी कह सकते हैं। 4 अरब मुल्कों यूएई, बहरैन, सूडान और मराकश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। ये फ़लस्तीनी कॉज के लिए बहुत बड़ा धचका था और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस जैसे मज़ीद धचके लगते गए। और फिर 23 सितंबर 2023 आ गया। इसराइली वज़ीर आज़म बेन्यामीन नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब कर रहा था। उसने कहा, But today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia and our other neighbors.
We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. ये उसी तकरीर का रद्द अमल था कि कुछ ही दिन बाद फलस्तीनियों ने अपना वो कदम उठा लिया जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो इसराइल की तरफ मरकूज कर दी। फलस्तीनियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इसराइल का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ये दिन था 7 अक्टूबर 2023 का। हमास के हमले के जवाब में इसराइल ने जिस बेदर्दी के साथ आम लोगों को कत्ल किया है, पूरे शहर बर्बाद कर दिए, अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा। इससे दुनिया के सामने इसराइल की असलियत जाहिर हो चुकी है कि ये जबर पर खड़ी होने वाली एक रियासत है और सिर्फ एक जुबान जानती है, ताकत की जुबान। वो ज़माने अब गुजर गए जब लोग सरकारी टेलीविज़न और रेडियो पर आने वाली खबरों को सच मानते थे। ये सोशल मीडिया का दौर है। अब तो मगरिब का बच्चा भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि मजलूम इसराइल है। वो जानता है कौन जालिम है और कौन मजलूम। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो हुआ है वो तारीख का बदतरीन हमला है। 72,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाने दे चुके हैं। बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की है। ये खुली नस्ल कुशी है, जेनोसाइड है। और ये सब हो रहा है 21वीं सदी में, जब हर तरफ इंसानी हुकूक की बातें हैं। लेकिन हमारी नज़रों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। अमन की उम्मीद कब की मर चुकी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अब सिर्फ कागज़ों पर है। ज़मीन पर इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई नहीं। फ़लस्तीनी आज भी अल-नकबा का शिकार है, तबाही से दो चार है, और वो आज भी एक अपार्थाइड का सामना कर रहे हैं, यानी नस्ल परस्ती की आला तरीन किस्म। ये है वो सच तो दुनिया को नज़र नहीं आता या वो देखना नहीं चाहते। तो ये है फ़लस्तीन की कहानी, एक बहुत लंबी, बहुत पेचीदा, बहुत उलझी हुई और बहुत दुख भरी कहानी। हज़ारों साल की तारीख, सल्तनतों का उरूज और ज़वाल, मजहबी जज्बा, कौम परस्ती का जुनून, आलमी ताकतों को शतरंज, सब कुछ इस छोटे से इलाके पर गड़बड़ सा हो गया है। हमने देखा कि यह मसला किस तरह वक्त के साथ बढ़ता गया, कैसे वादे किए गए और तोड़े गए, कैसे उम्मीदें पैदा हुई और फिर दम तोड़ गईं, कैसे कौमी घर का ख्वाब लाखों लोगों के लिए तबाही बन गया, कैसे अमन का रास्ता तशद्दुद और अदम एतमाद की धूल में गुम हो गया। मसला फ़लस्तीन सिर्फ ज़मीन का झगड़ा नहीं है। ये मसला सिर्फ ज़मीन, सियासत या मजहब का भी नहीं है। ये मसला फ़लस्तीनियों के वजूद का है। ये मसला उनकी शनाख्त का है। ये मसला उनकी तारीख को मिटाने की कोशिश का है। ये मसला बुनियादी इंसानी हुकूक का है। और सबसे बढ़कर ये मसला इंसाफ और आज़ादी का मसला है। जब तक दुनिया इस बुनियादी हकीकत को तस्लीम नहीं करती कि फ़लस्तीनियों के साथ तारीखी नाइंसाफ़ी हुई है, तब तक कोई हल नहीं निकल सकता, कोई हल नहीं।